Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So in the last lecture we had discussed question number 2 and question number 3 from your book. Now in this video we are going to solve further questions. Okay, so let's see question number 4. It says pass entries for the following transaction in the books of Miss Karthikeyan and Company of Chennai. चेन्नई की एक ये कंपनी है, उसके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उसको आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. सबसे पहली एंट्री बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन. सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख at 20% trade discount at 4% cash discount on purchase price of goods. आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड. चलिए, इसके लिए आपको पहले तो एक फॉर्मेट बना लेना है जर्नल का. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग नोट कैसी है. ठीक है, इसकी वर्किंग हमको देखना है. क्वेश्चन में बोला गया कि हमने रविचंद्रन से जो है गुड्स परचेज किए जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी, 2 लाख रुपीज. ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज्ड. ठीक, जिसकी लिस्ट प्राइस आपको देके रखा है 2 लाख रुपीज. अब इस 2 लाख रुपीज में 25% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा बोल रहे हैं. ट्रेड डिस्काउंट है आपका 25%. तो 2 लाख का 25% कितना होता है, कैलकुलेट करिए जल्दी से. ये आ जाएगा आपको 50,000 रुपीज. ठीक, तो हमें ये माइनस करना होगा. तो अब जब माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1,50,000 रुपीज. और हम इस अमाउंट को क्या मानते हैं, ये हमारी परचेज वैल्यू होती है. ठीक है, एक्चुअल परचेज वैल्यू इधर लिखते हैं, परचेज वैल्यू. और हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक, लिस्ट प्राइस में हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है और ये हम लिख देते हैं. और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, बस इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस इसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है. फिर क्वेश्चन में बोला गया था, देखिए अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि बोला गया है कि एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स. तो अगर ये जीएसटी वाला क्वेश्चन ना होता, मतलब ये जीएसटी वाला चैप्टर ना होता, तो हम सीधे सीधे क्या करते, कैश डिस्काउंट यहाँ पे निकाल के और अमाउंट निकाल लेते, है ना, जैसे कि हमने जर्नल वाले चैप्टर में सीखा था. लेकिन नहीं, यहाँ पे आगे बोल के रखा हुआ है पेड CGST and SGST at the rate 9% each. Paid the entire amount by check on the same date. बोल रहे हैं कि इसमें CGST और SGST भी लगेगा 9%. तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं निकालना है. हम लोग जब पिछले चैप्टर में जर्नल एंट्री जब हम सीख रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस कर देते थे और जो आंसर आता था वो हम पे करते थे. उतना अमाउंट हम पे करते थे, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कर देते थे सीधा सीधा और परचेज अकाउंट में इतना अमाउंट लिख देते थे. लेकिन ये जीएसटी हम पढ़ रहे हैं, इस केस में हमें सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी चार्ज करना होगा. तो CGST कितना बोला, 9%, और SGST कितना बोला, वो भी 9%. तो 1,50,000 का 9% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13,500. ठीक, ये भी आ गया और इसका फिर से 9%, तो ये भी आ गया इतना. तो हमें ये ऐड करना होगा क्योंकि इसमें ये ऐड करके ही तो हम पैसे पे करेंगे ना. तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1,77,000. हाँ, ये आपको आ जाएगा 1,77,000. फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट को निकालना है. अब देखिए यहाँ पे फिर से एक ट्रिकी पॉइंट आता है. ठीक है, अब आप लोग क्या सोच रहे होगे कि जो 4% दिया हुआ है कैश डिस्काउंट बुक में, कि बोल रहे हैं कि 4% कैश डिस्काउंट. ठीक है, तो 4%
आप इसका निकाल दोगे, नहीं, इसका नहीं निकालना है, हमें परचेज वैल्यू का निकालना है। फिर 4%, ठीक। तो 4% का 1,50,000 का 4% निकालिए तो ये आपको मिल जाएगा 6,000 रुपीज़। ओके, 6,000 रुपीज़। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1,71,000। ठीक, आई बात समझ में? देखिए, लिस्ट प्राइस थी इतनी, ट्रेड डिस्काउंट हमने कर दिया, हो गया इतना, यानी परचेज वैल्यू हमारी ये है। अब हमें परचेज वैल्यू में हमें जीएसटी को ऐड करना होगा। जीएसटी हम दो को देते हैं, सेंट्रल को और स्टेट को, तो हमने सेंट्रल को भी दे दिया, स्टेट को भी दे दिया, ऐड कर दिया, यानी कि टोटल हमें रुपए इतने देने थे। ठीक, फिर उसके बाद डिस्काउंट बोला, कैश डिस्काउंट, जिसे हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे? 4% दिया था उसमें, तो 4% परचेज वैल्यू, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो बोल रहे हैं कि 4% ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, तो परचेज प्राइस ऑफ गुड्स 1,50,000 है, तो हमें हमेशा उसमें ही निकालना होगा। बच्चे गड़बड़ी ये कर देते हैं, पहली गड़बड़ी तो ये करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट निकाला, जो भी आया इसी में कैश डिस्काउंट निकाल देते हैं और फिर तब CGST SGST ऐड करते हैं, तो गलत आंसर आएगा। फिर अगर चलो बच्चे ये समझ भी गए कि हमें पहले CGST SGST को कैलकुलेट करके तब कैश डिस्काउंट निकालना है, तब उसमें क्या करते हैं गड़बड़ कि 1,77,000 में 4% निकाल देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना है आपको? इस अमाउंट में जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है वैल्यू, जिसे हम परचेज वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअल परचेज वैल्यू, उस पे कैश डिस्काउंट निकालना होता है। ठीक, तो ये हम माइनस कर देंगे, हमारा इतना आएगा। ठीक, तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? ये कौन सी डेट को? 2019 जून 10 की बात है। हमने परचेज किया गुड्स, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। ऐसे ही करते थे जब परचेज करते थे। टू बैंक अकाउंट, हमने तुरंत पेमेंट कर दिया है चेक के थ्रू, उसमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो टू बैंक अकाउंट। टू डिस्काउंट भी तो हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने परचेज किया, हमें पैसे देने जाने था, लेकिन उसने बोला कि चलो 4% कम दो, तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव, और फ़ायदे वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं, तो हमने ये कर दिया। अब अमाउंट कैसे कैसे लिखेंगे? परचेज वैल्यू 1,50,000, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में 1,50,000 लिख देंगे। फिर CGST SGST कितना कितना कैलकुलेट किया? 13,500 दोनों, तो 13,500 पेमेंट, टोटल पेमेंट हमने कितना किया? ये वाला, ये टोटल पेमेंट हमने किया 1,71,000, तो 1,71,000 हो गया। फिर डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट हमने रिसीव किया? 6,000, तो ये हमने 6,000 लिख दिया। ठीक, तो और नरेशन लिखना मत भूलिएगा। ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, 25 जून की बात है। सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम ऑफ एरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000। अब हम सामान बेच रहे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस 3,75,000 है। ठीक, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। कैश डिस्काउंट 2% है। चार्ज किया हमने CGST SGST 9% ईच। फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय चेक ऑन द सेम डेट। पूरा अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, ओके, थ्रू बैंक। अब इस केस में देखिए कैसे वर्किंग नोट बनेगी। वर्किंग नोट नंबर 2,
ये वर्किंग नोट नंबर 1, अब ये वर्किंग नोट नंबर 2। हमने सोल्ड किए गुड्स कुछ, ठीक है। कितने गुड्स सोल्ड किए थे, जिसकी लिस्ट प्राइस थी हमारी 3,75,000 की, ठीक है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट लगा 20%, तो 3,50,000 का 20% आता है 75,000, ठीक। हमें माइनस करना होता है तो हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो ये हमारी सोल्ड वैल्यू है, एक्चुअल सोल्ड वैल्यू, इतने का हम बेच रहे हैं। अब इसमें हमें डायरेक्टली कैश डिस्काउंट नहीं लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जीएसटी को ऐड कर देंगे। तो CGST SGST दोनों कितना है, 99% है, तो 99% निकालेंगे तो ये 3 लाख का 9% कितना होगा, 27,000 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 3,54,000 रुपीज़। ओके, अब हमें क्या करना है, कैश डिस्काउंट को माइनस करना है, माइनस कैश डिस्काउंट 20% ऑफ व्हाट, 3,54,000, नो 3 लाख रुपीज़, ठीक है, जितने की सोल्ड वैल्यू होती है। कैश डिस्काउंट 2% है, 2% कैश डिस्काउंट ऑन कितना, 3 लाख रुपीज़। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़, और इसे माइनस कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 3,48,000 रुपीज़, यानी कि इतना अमाउंट हमने रिसीव किया, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम जर्नलाइज कर देंगे। ये हमारे 2019 जून 25 की बात है। हमने रामालिंगम को गुड्स बेचे थे, ठीक है। कितने के बेच रहे हैं हम, 3 लाख के, ठीक, जिसमें जीएसटी हमने ये किया, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। और हमने पैसे रिसीव किए हैं थ्रू बैंक, मतलब थ्रू चेक, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और हमने डिस्काउंट उसको दिया है, ये डिस्काउंट अलाउ किया है, उसको देने थे इतने रुपए, ठीक, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2% का, तो हमारे लिए तो नुकसान की बात है। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। पहले आपको CGST लिखना होता है, फिर SGST, ठीक। तो सेल्स कितने की हमने, 3 लाख की। CGST SGST कितना लग रहा है, 27,000। रिसीव कितना हुआ, 3,48,000। ये देखिए, सेलिंग की हमने इतने की, GST इतने लग गए, रिसीव किया इतना, डिस्काउंट कितना, 6,000, तो ये 6,000, ठीक। आप इधर की वैल्यूज़ और इधर की वैल्यू टोटल करके टैली कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी लास्ट वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक। और फिर क्या करिए, इधर की सारे टोटल कर दीजिए, इधर के सारे टोटल कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 5,31,000, इधर भी आ जाएगा और इधर की भी सारे ऐड करेंगे तो इधर भी आपको इतना ही मिल जाएगा। और अगर टैली होगा मतलब आपका आंसर सही है। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हमें बताने हैं, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। GST नॉट लेवीड, कुछ केसेस होते हैं जिसमें GST हम नहीं इम्पोज करते हैं, ठीक है। GST इज नॉट लेवीड in the following cases। कुछ केसेस हम आपको लिखा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आगे से अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे लेकिन उसमें GST नहीं लगेगा, ठीक।
तो देख लीजिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें जीएसटी हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब हम अपने जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। अगर प्रोप्राइटर पैसे को कैपिटल एज अ कैपिटल अपना इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा है, ठीक, तो उसमें जीएसटी नहीं हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अमाउंट विथड्रॉन, जब उसने पैसे लगाए उसमें जीएसटी नहीं लगा, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो भी नहीं लगेगा। विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो विड्रॉ करेगा उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आप कुछ पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो भी नहीं लगेगा। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर अपने बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हो तो भी नहीं लगेगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट पे किया या क्रेडिटर को डिस्काउंट दिया या आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो भी जीएसटी नहीं लगेगी। 6 पॉइंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, अगर डेटर से आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो भी आपको नहीं लगाना होगा जीएसटी को। फिर 7th पॉइंट, बैड डेट्स रिटन ऑफ एंड बैड डेट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर बैड डेट्स हो जाते हैं या बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं उस केस में भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। 8th पॉइंट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, वेजेस या सैलरी आप पे करोगे, वेजेस या सैलरी ध्यान रखिएगा, तो आपको नहीं लगाना है जीएसटी। 9, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, वाटर बिल पे कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भी नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 10, दैट इज द लास्ट पॉइंट, इट सेज पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो उसमें भी वो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कुछ केसेस हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इन केसेस में आपको जीएसटी नहीं लगानी होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ Sahdev and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of Bihar, charging CGST and SGST at the rate 9% each। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सहदेव एंड सन्स हैं, हमें अज्यूम करने हैं कि ये सारे ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हैं, तो यानी कि यहाँ पे ये CGST और SGST वाला केस लगेगा जो कि 9% ईच है, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहले ट्रांजैक्शन देखने से पहले हमें अपना फॉर्मेट बना लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो लेट्स सी कैसे करना होता है हमें ये क्वेश्चन।
फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर ₹4 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इंक्लूड हो गया, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ 25% पे किया, यानी कि जो बचे हुए 75% है उसका क्या, वो हमने उधार पे खरीदा है। तो चलिए इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हमने परचेज किए गुड्स, लिस्ट प्राइस थी हमारी 4 लाख रुपीस की, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% का मिला, कितना हो गया 40,000, हमें माइनस करना है 4 लाख का 10% 40,000, ये हो जाएगा आपका 3,60,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट आई है वो आई है परचेज्ड वैल्यू, ठीक है। परचेज एक्चुअल परचेज वैल्यू हमारी ये आई है। फिर उसके बाद इसमें हमें क्या करना होता है, CGST, SGST, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी 9% बोला गया है। तो 3,60,000 का 9% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32,400। तो दोनों को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 4,24,800 रुपीज़, ठीक। इतना हो रहा था। अब क्या करें कि हमें इतना पे करना था, प्लस हमको उसमें कैश डिस्काउंट भी मिला है, लेकिन उसको करने से पहले अभी आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि बोला गया है कि 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज करते टाइम आपने 25% की अमाउंट को तुरंत पे किया, इमीडिएटली। तो इतने में से 25% आपने इमीडिएटली पे किया, ठीक। तो 4,24,800 का अगर आप 25% निकालेंगे तो आपका मिल जाएगा आंसर 1,06,200 रुपीज़, ठीक। 1,06,200 रुपीज़ आप पे कर रहे हो। तो उसने बोला कि आप कैश डिस्काउंट आपको दे देते हैं, ठीक। तो इसमें हमें कैश डिस्काउंट लगाना होगा। कैश डिस्काउंट लगेगा कितना, 3%, क्वेश्चन में दिया है, दे के रखा हुआ है 3% ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 3% ऑफ कैश डिस्काउंट हमें निकालना है। तो अब आप सोच रहे होगे कि 3% का ये हमें निकालना होगा, 3% का 3,60,000 का 3% निकाल दोगे, लेकिन नहीं, यही तो ट्रिकी पार्ट है इसमें। 3% किसका निकालोगे, ऑफ 3,60,000 का 25% निकालने के बाद, समझे कि 25% इमीडिएटली पे कर रहे हैं, यानी कि इसका 25% कितना होता है, इतना, और 3,60,000 का 25% हमें भी उसका भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 3% ऑफ, ये आपको सॉल्व करना है पहले। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने परचेज वैल्यू निकाल ली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, उसमें हमने GST को ऐड करके इतना हो गया, टोटल हमें इतना पे करना था, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद बोला गया 25% इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इसका 25% होता है इतना। अब इसमें से तो हम 3% निकाल नहीं सकते, हमें इसका 3% निकालना होता है, ठीक है। लेकिन 25%, इसका 25% पहले निकालेंगे तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज़, ठीक। 36,000 का 25% निकाला, इतना। अब इसका हमें 3% निकालना होगा, जो कि ये आपको मिल जाएगा 2,700 रुपीज़, ठीक। ये आपको माइनस करना होगा, ये कैश डिस्काउंट है आपका, ठीक है। तो इसे आप जब माइनस कर देंगे तो ये हो गया इतना रुपए,
यानी कि आपने पेमेंट कर दिया तुरंत। अब देखिए हमने 25% तो पे कर दिया, लेकिन अभी 75% तो बचा हुआ है। तो अगर इसका 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,18,600 रुपीज़। ठीक है, 75% नहीं भी निकालना है आपको, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो 4,24,800 में से इतना तो आप देने गए थे, तो बचा कितना, इसको इससे माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ये हमने उधार पे खरीदा है सामान, यानी कि क्रेडिटर से खरीदा होगा, है ना, और इतना हमने तुरंत पे कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट किया, पेमेंट कितने की किया, 1,03,500 1,03,500 की पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट हमें मिला था, डिस्काउंट रिसीव किया हमने कितने का, 27,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया 2700 रुपीज़ हमने डिस्काउंट रिसीव किया। परचेज कितना, 3,60,000 का परचेज हुआ। इसमें GST और CGST जो भी है वो कितना था, 32,400 रुपीज़, 32,400 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। अगर आप इस ट्रांजैक्शन में देखें तो दोनों तरफ अमाउंट नहीं टैली करेगा। क्यों नहीं टैली करेगा, क्योंकि हमने एक चीज़ तो लिखा ही नहीं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, हमने कुछ सामान ऐसे भी हैं जो क्रेडिट में खरीदा है, मतलब उधार पे खरीदा है। वो कितने की अमाउंट है, ये 3,18,600 रुपीज़। ठीक है, 3,18,600 रुपीज़। ठीक, ये हमारे क्रेडिटर्स, मतलब इतना क्रेडिटर का अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव इतना था, हमने तुरंत पेमेंट कर दिया इतना। ठीक, इतने की हमने परचेज की और जिसमें कि GST हमने ऐड कर दिया। ये आपको अभी दिख रहा होगा, ये हो गया बैंक पेमेंट हमने कर दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, और ये हमने उधार पे लिया। अभी इतना पैसा दिया नहीं है, मतलब उधारी हो गई, और इतने का खरीदा था। ये दोनों हमारी GST। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर ₹2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price। हम कुमार एंड सन्स को इतने के सामान बेचे, ट्रेड डिस्काउंट इतना लगा दिया और कैश डिस्काउंट इतना दे दिया ऑन सेल प्राइस, और कह रहे हैं कि 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, और चेक के थ्रू हमें 60% तुरंत के तुरंत मिल गए। यानी कि 60% ये हो गया हमारा कैश सेल हो गया, और जो बाकी का बचा हुआ था 30% वो हमारा क्रेडिट सेल हो गया। हमने उधार पे बेच दिया, अभी हमें 30% ऑफ अमाउंट नहीं मिला है। ठीक, प्लस इसमें CGST SGST भी लगेगा। ठीक, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो उसमें GST लगता है। चलिए इसकी हम वर्किंग नोट देखते हैं क्या होगा। हमने सामान को बेचा, ठीक है, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 2 lakhs। ओके, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% लगेगा, ये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 2 लाख का 20% हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ओके, तो मतलब कि आपकी सोल्ड वैल्यू ये आ गई है, इतने का आपने सामान बेचा। अब इसमें CGST लग जाएगा और SGST लग जाएगा 9%, दोनों का। 1,60,000 का 9% होता है 14,000, ये भी 14,000 आ जाएगा। फिर इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, जो कि ये हमें मिल जाएगा इतना। यानी कि हमें अब जिसको हमने बेचा है इतना रुपए उसे देना है। ठीक, टोटल 1,88,800 उसको देने थे, लेकिन उसने केवल 60% तुरंत पे कर दिया।
ठीक है, उसने इमीडिएटली 60% हमको दे दिया, हमने रिसीव कर लिया 60%, ठीक। तो यानी कि आ जाएगा आपका 1,88,800 का 60% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,13,280 रुपीज़, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ 1,88,800 माइनस 1,13,280 करेंगे तो ये आ जाएगा 75,520। ये हमने क्रेडिट सेल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, इतना रुपए हमें नहीं मिला, इतना रुपए हमें तुरंत के तुरंत मिल गया। यानी कि यहाँ पे किसको हम क्रेडिट सेल करते हैं, उस इंसान को क्या कहते हैं, डेटर, ठीक। तो यहाँ पे डेटर का अकाउंट, और डेटर कौन है यहाँ पे, कुमार एंड सन्स, ठीक है, कुमार एंड सन्स। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अभी इधर वाला हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना वो देने को आया तो हमने कहा कि भैया आप चलिए 5% का कैश डिस्काउंट ले लीजिए। तो हम यहाँ पे कुछ कैश डिस्काउंट लगाएंगे, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती। कैश डिस्काउंट 5% ऑन किस पे लगेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि जो परचेज वैल्यू थी उसका भी हम 60 जो भी परसेंट इमीडिएटली पे करते हैं उतना निकाल के जो भी कैश डिस्काउंट परसेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 5% कैश डिस्काउंट है हमारे क्वेश्चन में, ठीक, ऑन 1,60,000 इंटू 60%। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर इसको आप कैलकुलेट करिएगा। पहले आप 1,60,000 का 60% निकालिएगा, फिर जो अमाउंट आता है उसको 5% से कैलकुलेट करिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4,08,000 रुपीज़। ओके, अब इसको हम माइनस कर देंगे, डिस्काउंट है तो हमें माइनस करना है। फिर उसके बाद ये आंसर मिल जाएगा आपको इतना रुपीज़, यानी कि इतना आपने तुरंत रिसीव कर लिया, ठीक। अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हमें पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर उसके बाद कुछ कितने रुपए हमें मिल रहे हैं, 1,08,480 रुपीज़, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,08,480 रुपीज़। अब कुछ हमने डेटर मतलब उधार पे बेचा है 75,520 रुपीज़, 75,520 रुपीज़ हमने उधार पे बेचा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसको बेचा है हमने, कुमार को बेचा है ना, कुमार एंड सन अकाउंट डेबिटेड, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे जैसे हमने क्रेडिटर लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिटर ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा किससे हमने सामान खरीदा था, नानक ब्रदर्स, ठीक। तो यहाँ पे नानक ब्रदर्स लिख लीजिएगा, नानक ब्रदर्स। तो ये हो जाएगा टू नानक ब्रदर्स अकाउंट इतना। चलिए हम अपनी वाली एंट्री पे आते हैं। हाँ, तो हमने बैंक रिसीव किया इतना, और कुमार एंड सन्स ये हमारे डेटर हैं तो हमने डेटर अकाउंट को डेबिट कर दिया इतने से। फिर उसके बाद डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितना डिस्काउंट दिया है, 4,800 का डिस्काउंट है, तो 4,800 का डिस्काउंट हो गया। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हमने सेल कितने की 1,60,000 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 रुपीज़, और GST कितना लग गया था, 14,000 रुपये। तो ये हमने नोट डाउन कर दिया। ये थी हमारी सेकंड एंट्री। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड जर्नल एंट्री। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। रिसीव फ्रॉम गोपी चंद ₹38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमारे गोपी चंद थे जिन्होंने हमें चेक के थ्रू कितना रुपए दिया, 38,000 रुपीज़ दिया, और जिसमें 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या वर्किंग नोट बनेगा।
गोपी चंद नाम का कोई डेटर था, ठीक है, गोपी चंद नाम का हमारा क्या कौन था, डेटर था। इसने हमको पैसे दिए कितने, 38,000 रुपीज़, इन्होंने इतना रुपए दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना दिया, 38,000 रुपीज़। अब इसमें बोल रहे हैं कि आफ्टर डिडक्टिंग कितना परसेंट, 5% डिस्काउंट, मतलब कि जितना भी अमाउंट उनको देना था उसका 5% डिडक्ट करके इन्होंने इतना रुपए दिया है। तो हमें ये अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए परसेंट मतलब क्या होता है, 100, राइट। तो 100% में से 5% डिडक्ट कर दीजिए, कितना होता है, 95%, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, इस 95% का मतलब यहाँ पे हुआ कितना, 38,000 रुपीज़, ठीक। अब देखिए 35,000 अगर 38,000 रुपीज़ है तो 100% कितना होगा, I mean 95% अगर 38,000 है तो 100% कितना हुआ। ये यूनिटरी मेथड है, आप लोग मैथ्स में सीख कर आए हो सब कुछ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था गोपी चंद नाम का जो हमारा डेटर था, इसने क्या किया, हमें इतना रुपए दिया आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो जितना भी अमाउंट इनको देना था उसका 5% डिडक्ट करके इन्होंने दिया है हमें, ठीक है। यानी कि ये जो 5% डिडक्ट की क्या, कैश डिस्काउंट इन्होंने डिडक्ट करके इतना रुपए हमें दिया है। ओके, इतना समझ में आया था। अब हमारा जो परसेंट होता है, ये तो सारे बच्चों को पता होता है कि वो 100% कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, 100%। तो इस 100% का माइनस कर दीजिए 5%, कितना होता है, 95%। तो मतलब 95% इन्होंने दिया है पैसा, ठीक, 38,000 रुपीज़। तो 95 इज इक्वल्स टू 38,000, 100% इज इक्वल्स टू 38 बाय ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, आपको उसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 40,000। यानी 100% हमारा 40,000, उनको इतना रुपए देना था, 40,000 रुपीज़ देना था, बट उन्होंने हमें 38,000 दिया, ठीक है। यानी कुछ कैश डिस्काउंट हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गोपी चंद अकाउंट, ठीक है। इनको देने थे 40,000 रुपये और दिए इतना, यानी कि 2,000 रुपीज़ इन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया, मतलब कि हमने इनको डिस्काउंट दिया, ठीक। अब इसमें जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे कुछ लिस्ट कि जब हम डेटर से पैसे रिसीव करते हैं या हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं तो उस केस में हम जीएसटी नहीं लगाते हैं। अगर हम सामान बेच रहे होते जैसे कि हमने यहाँ पे किया था तब जीएसटी लगता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक, हमने 20,000 रुपीज़ रेंट दिया चेक के थ्रू। 4th पॉइंट, हमने रेंट दिया, ये हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिटेड। इनपुट हम जब पेमेंट करते हैं तो इनपुट हमें करना पड़ता है, एक्सेप्ट पेमेंट अगर हम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की, वेजेस, सैलरी की, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इन तीनों को छोड़ के हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसमें हमें इनपुट जीएसटी वगैरह लगाना पड़ता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हम बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट, ओके। तो रेंट कितना दिया हुआ था आपको, 20,000। अब 20,000 का 9% निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 1,800, ऐसे दिए हैं इतने रुपए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड 50,000 फॉर सैलरीज बाय चेक। अब देखिए सैलरी आ गई है, जब भी हम सैलरी की पेमेंट करते हैं तो हमें जीएसटी नहीं लगाना होता है, ठीक।
ये केस में जीएसटी नहीं लगेगी। तो इसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लीजिएगा साफ सुथरे से, ठीक है। तो 5th एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ओके। और अमाउंट आ जाएंगे आपके यहाँ पे, सैलरी हम कितने की दे रहे थे, 50,000 की, और ये भी 50,000, और जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग सैलरी और वेजेस पे हम जीएसटी नहीं लगाते हैं। तो सिर्फ नॉर्मल सी जर्नल एंट्री हो जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। यहाँ तक कर लिया हमने। गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। हमने 10,000 के गुड्स को फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम फ्री सैम्पल क्यों करते हैं? अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये करते हैं हम जनरली, लेकिन यहाँ पे तो गुड्स इन्वॉल्व है, तो हमें यहाँ पे इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST भी पुट करना पड़ेगा, ठीक। कितने के सामान हमने बेचे, सैम्पल में दिए थे, 10,000 के, परचेज वाले कॉलम में आएगा 10,000, और 10,000 का 9% कितना होगा, 900 हमने CGST दे दिया, और इतना हमने SGST दे दिया। इन सबको टोटल कर दीजिए, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाले अकाउंट में आ जाएगा 11,800, ठीक है। 11,800 साफ से लिख देते हैं, 11,800 रुपीज़, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट्स। चंद्रकांत से हमें 5,000 रुपीज़ लेने थे, लेकिन वो बैड डेट्स निकल गया, मतलब अब वो पैसे नहीं देने वाला, इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो बैड डेट्स हो गई ये अमाउंट। बैड डेट्स कौन सी अमाउंट होती है? वो अमाउंट जो हमें कभी मिलने नहीं वाली, ठीक। तो और हमने ये भी देखा अभी कि बैड डेट्स जो होता है उसको उस पर हम नहीं लगाते हैं जीएसटी को, ठीक है। एक केस में बैड डेट्स रिकवर हो रहा हो या तो बैड डेट्स को हमें राइट ऑफ करना हो, तो उस केस में हम जीएसटी को नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू चंद्रकांत अकाउंट 5,000, ओके। फिर उसके बाद बोला जा रहा है सोल्ड household furniture for rupees 15,000 and the proceeds were invested into business। इसमें बोल रहे हैं कि हमने अपने फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर को बेचा। हम जब पर्सनल फर्नीचर को बेच रहे हैं तो उससे बिजनेस से क्या मतलब, ठीक। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे बोला गया है कि जो पैसे मिले थे हम लोगों को 15,000 रुपये, द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, मतलब ये जो पैसे मिले हैं उसको हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 15,000। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी ट्रांजैक्शन दी जाएंगी जहाँ पे बोला जाएगा कि फर्नीचर तो बेच रहे हैं लेकिन हाउस होल्ड, मतलब प्राइवेट, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो जाता है, ओके। इसका पर्सनल फर्नीचर बेच रहे हैं, तो इससे बिजनेस का क्या मतलब है, ठीक है। बस इसमें ये था कि वो जो पैसे मिले उसको हमने कैपिटल, मतलब एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। और हमने देखा यहाँ पे कि जब भी प्रोप्राइटर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसमें हम जीएसटी नहीं लगाते, तो हम इसमें जीएसटी नहीं लगाए, ओके। अब इसमें ये भी नहीं बोला गया है, आगे बस इतना ही है, आगे कोई भी चीज़ें नहीं लिखी। यहाँ पे लिखा है इग्नोर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। हमें जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि बस इतना ही करना था आपको। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया और ये थी छोटी सी वर्किंग नोट, ओके। तो आपको होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप एक काम करिएगा कि अपनी बुक में से इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ओके। So we'll meet in the next lecture with some other points and some important topics.
Till then, keep practicing more and more question. Thank you, students. Have a nice day.